नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मानसिक क्षमता पर बात कर रहे हैं। हाँ, तार्किक सोच। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो इस कौशल के मतलब जो उसका ढांचा है उसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। ये स्रोत बताते हैं कि कैसे अपनी सोच को सिर्फ एक रिएक्शन से उठाकर एक शक्तिशाली औजार बना सकते हैं हम। सही बात है। कैसे किसी भी उलझी हुई स्थिति में स्पष्टता ला सकते हैं और कैसे अपने दिमाग को भावनाओं के भंवर से बचाकर तर्क की जमीन पर रख सकते हैं। हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी है। तो आज हमारा मकसद है इन स्रोतों की गहराइयों में उतरना और वो जरूरी नुक्ते निकालना जो हमारी सोचने की प्रक्रिया को बेहतर कर सके और फैसलों में क्लैरिटी ला सके। हाँ, बिल्कुल, एक तरह से दिमाग को शार्प करना। हाँ, तो चलिए जरा खोलकर देखते हैं। ये समझना कि हम असल में सोचते कैसे हैं या सोचते भी हैं या नहीं, ये वाकई में काफी रोमांचक होने वाला है। सही कहा। स्रोतों से एक शुरुआती सवाल जो दिमाग में आता है, क्या हम ज्यादातर समय सोचते हैं या बस हालात पर रिएक्ट करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इन दस्तावेजों का इशारा है कि अक्सर हम बिना गहराई में जाए, बिना छानबीन किए, मतलब तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। हाँ, जैसे सोशल मीडिया पर होता है, कुछ देखा और फटाक से कमेंट। बिल्कुल। तार्किक सोच इसके उलट हमें ठहर कर सोचने, सवाल करने और वजहों को टटोलने का अनुशासन सिखाती है। हाँ, ये जो प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स के बीच का जो फर्क है ना, ये बहुत महीन है पर महत्वपूर्ण है। अच्छा। हाँ, स्रोत इस अंतर को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। तार्किक सोच एक सचेत कोशिश है, जानबूझकर की जाने वाली दिमागी कसरत, जबकि वो जो बिना विचारे प्रतिक्रिया है, वो अक्सर हमारी आदत या बस उस वक्त की भावना का नतीजा होती है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहते हैं कि अगर हम सोचने की प्रक्रिया के सिर्फ आठ बुनियादी तत्वों को समझ लें और उनका अभ्यास करें। सिर्फ 8? हाँ, सिर्फ 8। तो हमारे दिमाग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफी अपग्रेड हो सकता है। इससे न सिर्फ हमारे फैसले बेहतर होंगे बल्कि गलतियों और भटकाव की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। अच्छा, ये 8 तत्व मिलकर सोच का एक तरह का आर्किटेक्चर बनाते हैं। सोच का आर्किटेक्चर, वाह! ये सुनने में ही दिलचस्प लग रहा है। तो फिर चलिए इस आर्किटेक्चर के पहले स्तंभ से शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। उद्देश्य, पर्पस। स्रोत कहते हैं कि हर सोच के पीछे कोई ना कोई मकसद छिपा होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम अक्सर अपने असली मकसद से अनजान होते हैं। सही कहा। सोचने बैठने से पहले खुद से ये पूछना जरूरी है कि आखिर मैं ये सोच विचार कर क्यों रही हूँ? क्या मैं वाकई किसी समस्या का हल ढूंढ रही हूँ या कहीं अनजाने में बस अपनी बात ऊपर रखने, अपना अहम संतुष्ट करने? या किसी बहस को जीतने की कोशिश में। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बहस का उदाहरण देते हैं। क्या बहस मुद्दे को समझने के लिए हो रही है या सिर्फ सामने वाले को चुप कराने के लिए? और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उद्देश्य की जो स्पष्टता है ना, हम्म वही हमारी पूरी सोच की दिशा तय करती है। हम्म स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि एक सच्चा तार्किक विचारक जो होता है, वो बहस जीतने की बजाय स्पष्टता, क्लैरिटी हासिल करने पर फोकस करता है। अच्छा। अगर हमारा छिपा हुआ उद्देश्य सिर्फ अपनी बात मनवाना है, तो हम नई जानकारी या अलग नजरिए के लिए अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर उद्देश्य सच में समझना है या हल निकालना है, तो वही सोच एक रचनात्मक और सकारात्मक प्रक्रिया बन जाती है। ये खुद से ईमानदारी का पहला कदम है, अपने असली इरादे को पहचानना। सही। कई बार तो हमारे उद्देश्य आपस में टकराते भी हैं, हम्म जैसे व्यक्तिगत फायदा या समूह का हित। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कहीं हमारा अवचेतन मन हमें गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहा। और जब उद्देश्य साफ हो जाता है, तो स्रोत हमें दूसरे महत्वपूर्ण तत्व की ओर ले जाते हैं, हम्म विचाराधीन प्रश्न, हम्म क्वेश्चन इशू। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि अनगिनत चर्चाएं और बैठकें इसलिए बेनतीजा रहती हैं क्योंकि लोग असल में एक ही सवाल पर बात ही नहीं कर रहे होते। अरे हाँ, ये तो अक्सर होता है। सब अपने अपने अलग सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। कोई कहता है अर्थव्यवस्था खराब है, कोई कहता है लोगों की नीयत खराब है। कोई कहता है नीतियां गलत है। हाँ, पर असल में हम किस खास समस्या पर बात कर रहे हैं? वो सेंट्रल सवाल क्या है जिसे हल करना है? और अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में देखें तो ये तत्व शायद सबसे बुनियादी है। स्रोत का तर्क बिल्कुल सही है। अगर सवाल ही गलत या धुंधला है तो जवाब कैसे सही होगा? कभी नहीं हो सकता। सारी ऊर्जा, सारा विचार विमर्श गलत दिशा में चला जाएगा। एक कुशल विचारक सबसे पहले रुककर पूछता है, वास्तव में यह मुद्दा क्या है?
मैं किस पहेली को सुलझाने निकला हूँ। ये ये स्पष्टता पक्का करती है कि दिमागी ताकत सही जगह लग रही है, और सवाल पूछने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। क्या सवाल खुला है या पहले से ही किसी जवाब की तरफ झुका हुआ है? हाँ, ये भी है। मतलब गलत फ्रेम किया गया सवाल हमें गलत रास्ते पे डाल सकता है। बिल्कुल। सही सवाल पूछना एक कला है, ये बात तो साफ है। अब मान लीजिए हमने सही सवाल पकड़ लिया, तो जाहिर है हमें जवाब ढूंढने के लिए जानकारी चाहिए होगी। हाँ बिल्कुल, ये हमें तीसरे तत्व पर लाता है, जानकारी, इन्फॉर्मेशन। स्रोत कहते हैं कि हर ठोस निर्णय या निष्कर्ष का आधार भरोसेमंद जानकारी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन यहीं पर आज की दुनिया की एक बड़ी चुनौती सामने आती है। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, हम सूचना के महासागर में तैर रहे हैं, सही बात है। पर इसमें सच, झूठ, राय, तथ्य, प्रोपेगेंडा सब घुला मिला है। और अक्सर हम तथ्यों के बजाय सुनी सुनाई बातों, भावनाओं या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के कहने पर यकीन कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। कोई कहता है फलाना डाइट चमत्कारी है, और हम बिना जांचे परखे उसे अपनाने चल देते हैं। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी जानकारी को जस का तस मान लेना तार्किक सोच के बिल्कुल उलट है। देखिए, राय रखना गलत नहीं है, पर हर राय या दावे को कसौटी पर कसना जरूरी है। तो कैसे कसें? एक तार्किक दिमाग हमेशा सवाल करता है, इस जानकारी का स्रोत क्या है? क्या यह स्रोत भरोसेमंद है? इस दावे के पक्ष में क्या सबूत है? क्या कोई विरोधी सबूत भी मौजूद है? क्या ये पूरी तस्वीर है या सिर्फ एक हिस्सा दिखाया जा रहा है? ओह, काफी सवाल हैं। हाँ, ये छानबीन वाला रवैया सिर्फ खरीदारी या सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ पहचानने तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे करियर, स्वास्थ्य, निवेश, यहाँ तक कि रिश्तों से जुड़े फैसलों में भी उतना ही जरूरी है। मतलब हर जगह? हर जगह। बिना जांची जानकारी पर बनी इमारत ज्यादा देर टिक नहीं सकती। हमें जानकारी के प्रकारों को भी समझना होगा। तथ्य क्या है, राय क्या है, अनुमान क्या है। हाँ, जानकारी इकट्ठा करना एक बात है, लेकिन उसका मतलब निकालना बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर चौथा तत्व सामने आता है। व्याख्या और निष्कर्ष, इंटरप्रिटेशन एंड इन्फरेंस। हाँ, स्रोत बताते हैं कि कच्ची जानकारी या डेटा अपने आप में कुछ नहीं कहता, हम उसे क्या मायने देते हैं ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। दो लोग एक ही तथ्य या घटना को देखकर बिल्कुल अलग-अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि उनकी व्याख्या करने का तरीका, उनका लेंस अलग होता है। सही। स्रोत में एक क्लासिक उदाहरण है। कंपनी की रिपोर्ट कहती है मुनाफे में 10% की बढ़ोतरी हुई है। अब बॉस इसे शानदार प्रगति बता सकता है, हाँ। और निवेशक कह सकता है कि ये उम्मीद से कम है। और कर्मचारी सोच सकता है, तो फिर हमारी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ी? डेटा एक, व्याख्याएं अनेक। इसका एक गहरा पहलू ये भी है कि हमारी व्याख्या अक्सर हमारी पृष्ठभूमि, हमारे अनुभव, हमारी मान्यताएं और यहाँ तक कि हमारी उस पल की भावनाओं से रंगी होती है। स्रोत के अनुसार तार्किक विचारक इस बात के प्रति सचेत होता है। वो न सिर्फ अपनी व्याख्या पर संदेह करता है, बल्कि ये समझने की भी कोशिश करता है कि दूसरा व्यक्ति अलग निष्कर्ष पर क्यों पहुंच रहा है। अच्छा, वो मानता है कि शायद उसकी अपनी व्याख्या में भी कोई, क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह, कोई बायस या अधूरापन हो सकता है। हाँ। वो तुरंत किसी नतीजे पर कूदने के बजाय अलग अलग संभावित व्याख्याओं पर विचार करता है और फिर सबसे तार्किक और सबूतों पर आधारित निष्कर्ष की ओर बढ़ता है। एक तरह की बौद्धिक विनम्रता है। बौद्धिक विनम्रता, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण लगा मुझे, और ये हमें पांचवें तत्व की ओर ले जाता है, अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स। हाँ, कॉन्सेप्ट्स। स्रोत कहते हैं कि हमारी सारी सोच कुछ बुनियादी अवधारणाओं या विचारों के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, सफलता, खुशी, जिम्मेदारी, राष्ट्रवाद। हाँ, ये बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि हर किसी के दिमाग में इन शब्दों का मतलब थोड़ा अलग हो सकता है। बिल्कुल। जब हम विकास की बात करते हैं, तो क्या हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, या सामाजिक विकास की, या फिर पर्यावरण की? बिना स्पष्टता के हम एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं में सोच रहे हो सकते हैं। और ये स्पष्टता संवाद और सोच दोनों के लिए जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि एक तार्किक विचारक बहस या विश्लेषण शुरू करने से पहले इन केंद्रीय अवधारणाओं को डिफाइन करने की कोशिश करता है। अच्छा, मतलब पहले परिभाषा तय करो। हाँ, जैसे जब मैं सफलता कहता हूं तो मेरा मतलब क्या है, या इस चर्चा में निष्पक्षता से हमारा क्या मतलब है,
इन अवधारणाओं को स्पष्ट करने से न सिर्फ गलतफहमियां दूर होती हैं, बल्कि हमारी अपनी सोच भी ज्यादा फोकस्ड और अनुशासित हो जाती है। मतलब हवा में बातें नहीं होती फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ठोस जमीन पे खड़े होकर सोचते हैं। कई बड़े विवादों की जड़ में अक्सर इन बुनियादी अवधारणाओं की अलग अलग समझ ही होती है। और इन अवधारणाओं के नीचे छिपी होती हैं हमारी मान्यताएं, assumptions, जो कि छठा तत्व है। हाँ, मान्यताएं। स्रोत बताते हैं कि हम सब अपनी सोच में बहुत सी बातें बिना सवाल किए सच मानकर चलते हैं। ये हमारी छिपी हुई धारणाएं हैं, वो अदृश्य नियम जिनके आधार पर हम दुनिया को देखते हैं और फैसले लेते हैं। और इन्हें पहचानना मुश्किल होता है ना? क्योंकि ये हमारी सोच का हिस्सा बन चुकी होती हैं। हाँ, बिल्कुल। श्रोत एक उदाहरण देते हैं, अगर मैं इस परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। ये एक मान्यता है, जरूरी नहीं कि ये सच हो। सही। फेल होना एक घटना है, करियर का खत्म होना एक संभावित परिणाम है। शायद बड़ा चढ़ाकर सोचा गया परिणाम जिसे हमने मान लिया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि तार्किक सोच का एक मुख्य उद्देश्य ही इन मान्यताओं पर सवाल उठाना है, अपनी भी और दूसरों की भी। अच्छा। वे कौन सी छिपी हुई पूर्वधारणाएं हैं जिन पर मेरा ये निष्कर्ष टिका है? क्या ये मान्यताएं वाकई तर्कसंगत हैं? क्या इनके पक्ष में कोई सबूत है, या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें या डर हैं? क्या हो अगर ये मान्यता गलत हो? ये सवाल पूछना तो मुश्किल होगा। हाँ, मुश्किल है, लेकिन ये हमें अपनी सोच की गहरी परतों तक ले जाता है और हमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाता है। कई बार हमारी सबसे पक्की मान्यताएं ही हमारी सबसे बड़ी बाधा साबित होती हैं। इन्हें चुनौती देना आसान नहीं होता, पर यह बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है। अपनी ही मान्यताओं पर सवाल उठाना वाकई ये एक चुनौती है। अब जब हम अपने उद्देश्यों, सवालों, जानकारी, व्याख्याओं, अवधारणाओं और मान्यताओं को समझ लेते हैं, तब स्रोत हमें सातवें तत्व की ओर ले जाते हैं, निहितार्थ, इम्प्लीकेशंस। हाँ, यानी परिणाम। हाँ, हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारे निष्कर्षों के संभावित परिणाम क्या होंगे। स्रोत कहते हैं कि एक दूरदर्शी विचारक सिर्फ वर्तमान या अतीत में नहीं जीता, वो भविष्य में झांक कर देखता है। बिल्कुल। वो पूछता है, अगर मैं ये रास्ता चुनता हूं तो इसके तात्कालिक और दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? किस किस पर इसका असर पड़ेगा? क्या कोई अनपेक्षित परिणाम भी हो सकता है? और इसे अगर हम व्यापक संदर्भ में देखें तो स्रोत इसी क्षमता को बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। ये सिर्फ नकारात्मक परिणामों से बचना नहीं है, बल्कि सकारात्मक को बढ़ाना भी है। हाँ बिल्कुल, सकारात्मक परिणामों को अधिकतम करना भी है। ये समझना कि हमारे हर विचार और कर्म की एक लहर पैदा होती है जो आगे तक जाती है। तार्किक सोच हमें इन लहरों का अनुमान लगाने में मदद करती है। अच्छा। ये हमें सिर्फ क्या सही है सोचने के बजाय क्या बुद्धिमानी है सोचने की ओर ले जाती है। इसमें न केवल संभावित परिणामों यानी कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार करना शामिल है, बल्कि संभावनाओं, पॉसिबिलिटीज को भी देखना शामिल है। परिणामों के साथ संभावनाओं को भी देखना, ये एक शक्तिशाली विचार है। और अब हम आते हैं आठवें और अंतिम तत्व पर, दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, स्रोत जोर देते हैं कि हर व्यक्ति, हर समूह का दुनिया को देखने का अपना एक नजरिया होता है जो उसके अनुभव, उसकी पृष्ठभूमि, उसके हितों से बनता है। हाँ बिल्कुल। तार्किक सोच का मतलब ये नहीं कि हम अपना दृष्टिकोण छोड़ दें, बल्कि ये है कि हम सचेत रूप से दूसरे दृष्टिकोणों को भी समझने की कोशिश करें। ये मानना कि हमारा नजरिया ही एकमात्र सच नहीं है, बल्कि सच्चाई के कई पहलू हो सकते हैं। हाँ। जो बात यहाँ उभर कर आती है वो ये है कि दूसरे दृष्टिकोणों को समझना, जिसे हम सहानुभूति या एम्पैथी भी कह सकते हैं, वो सिर्फ एक नैतिक गुण नहीं है, वो एक बौद्धिक शक्ति भी है। अच्छा, कैसे? स्रोत बताते हैं कि जब हम किसी स्थिति को कई कोणों से देखते हैं तो हमें ज्यादा मुकम्मल, ज्यादा संतुलित और ज्यादा गहरी समझ मिलती है। ये हमें अपनी सोच की सीमाओं को पहचानने में मदद करता है और हमें ज्यादा रचनात्मक समाधानों तक ले जा सकता है। ये हमें मैं सही हूं, तुम गलत हो वाली सोच से निकालकर हम दोनों के नजरिए में क्या सच्चाई हो सकती है वाली दिशा में ले जाता है। वाह! ये बौद्धिक परिपक्वता की निशानी है। तो ये थे सोचने के वो 8 तत्व: उद्देश्य, प्रश्न, जानकारी, व्याख्या, अवधारणा, मान्यता, निहितार्थ और दृष्टिकोण। ये पूरा ढांचा समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए। हाँ, ये जरूरी है। क्या स्रोत इसके लिए कुछ ठोस तरीके सुझाते हैं? सिर्फ जानना काफी नहीं है, करना ज्यादा जरूरी है ना? बिल्कुल। स्रोत सिर्फ सिद्धांत नहीं बताते, वे व्यवहारिक कदम भी सुझाते हैं। कुछ सुझाव मैं बताता हूँ। हाँ प्लीज। पहला, हर दिन अपने किसी एक हालिया निर्णय का इन 8 तत्वों के आधार पर विश्लेषण करें।
मतलब सोचे कि मैंने क्या उद्देश्य रखा था, किस सवाल का जवाब दे रहा था, किन जानकारियों का इस्तेमाल किया, मेरी मुख्य मान्यताएं क्या थीं, संभावित परिणाम क्या सोचे थे, क्या मैंने दूसरे दृष्टिकोण पर विचार किया। ये तो रोज 5-10 मिनट का काम है। हाँ, बस इतना ही। और ये अभ्यास सोच को पहना कर सकता है। दूसरा, किसी भी बहस या असहमति में तुरंत जवाब देने या अपनी बात रखने के बजाय पहले सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। ये मुश्किल है। हाँ, पर कोशिश करें। आप उनके तर्क को अपने शब्दों में दोहरा सकते हैं ताकि पुष्टि हो जाए कि आप सही समझे हैं। तीसरा, जब भी किसी समस्या का सामना करें तो आदत डालें कि कम से कम 3 अलग-अलग संभावित समाधान लिखें, बजाय इसके कि पहले ही समाधान पे कूद पड़ें। 3 समाधान। हाँ। और चौथा, अपनी सोच पर कभी भी 100% यकीन न करें। अच्छा। हाँ, हमेशा थोड़ी सी शंका, थोड़ी सी जिज्ञासा बनाए रखें। ये मानना कि शायद मैं कुछ नजरअंदाज कर रहा हूं या शायद मैं गलत हो सकता हूं, सीखने और बेहतर होने के दरवाजे खुले रखता है। ये अंतिम बात, थोड़ा संदेह बनाए रखना, ये मुझे खास तौर पे महत्वपूर्ण लगी। ये अहंकार को नियंत्रण में रखता है और हमें लगातार सीखते रहने के लिए प्रेरित करता है ना? बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि तार्किक सोच कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। एकदम सही। स्रोत का निचोड़ यही है कि तार्किक सोच को सिर्फ एक टूलकिट की तरह नहीं, बल्कि एक जीवन शैली, एक आदत की तरह अपनाना चाहिए। जीवन शैली। हाँ, ये हमारे काम, हमारे रिश्ते, हमारे नागरिक कर्तव्य जीवन के हर पहलू में स्पष्टता, गहराई और प्रभावशालीता ला सकता है। स्रोत एक बहुत पते की बात कहते हैं। क्या? कि दुनिया के सबसे सफल और प्रभावशाली लोग जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा जानते हों, लेकिन वे निश्चित रूप से ज्यादा प्रभावी ढंग से सोचना जानते हैं। वाह! यही उनकी असली ताकत है। ये जानने में नहीं, बल्कि सोचने के तरीके में है। तो ये थी तार्किक सोच के 8 तत्वों पर आधारित इन स्रोतों से निकली कुछ गहरी और व्यवहारिक बातें। ये स्रोत हमें महज सोचने के लिए नहीं कहते, बल्कि सोचने के तरीके पर सोचने का मतलब एक व्यवस्थित ढांचा देते हैं। हाँ, मेटाकॉग्निशन। हाँ, मेटाकॉग्निशन शायद यही सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। और अंत में एक विचार जो स्रोत छोड़ जाते हैं और जिस पर हम सब मनन कर सकते हैं। हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारी सोच प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा हैं। वे हमें महत्वपूर्ण सिग्नल देते हैं कि हमारे लिए क्या मायने रखता है, हमें किस चीज की परवाह है। हाँ, ये तो है। स्रोत कहते हैं, भावनाएं संकेत हैं, समाधान नहीं। उन्हें नजरअंदाज करना या दबाना भी गलत है और पूरी तरह उनके बहाव में बह जाना भी गलत है। संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, आज हमने जिन 8 तार्किक तत्वों की चर्चा की, उनका इस्तेमाल करते हुए कोई व्यक्ति अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कैसे समझ सकता है, उन्हें स्वीकार कर सकता है, लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय लेते समय तर्क और विवेक का दामन कैसे थामे रह सकता है। वाह, ये सवाल तो सोचने पर मजबूर करता है। ये संतुलन भावनाओं को सुनने और तर्क से चलने का, ये कैसे साधा जाए? भावनाओं और तर्क की इस संतुलन को साधना वाकई ये जिंदगी भर चलने वाला अभ्यास लगता है। धन्यवाद।